यूक्रेन वॉर के 3 साल पूरे होते ही रूस ने एक बार फिर से कीव से लेकर खार्किव तक अपने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन के बचाव में खड़ा अमेरिका अब अपना पाला बदल चुका है। ट्रंप पुतिन से हाथ मिला चुके हैं और अब यूरोप ही सिर्फ यूक्रेन का खेवनहार दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। इस वक्त यूक्रेन के बदलते हालात पर अगर नजर डालें तो रूस के आक्रामक हमले से हमें कीव से लेकर खार्किव तक ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन के हमलों से शहर दर शहर यूक्रेन के राख में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत के रूप में खड़ा अमेरिका अपना पाला बदल चुका है और पहली बार पाला बदलते हुए ट्रंप ने पुतिन से जिस तरह से हाथ मिलाया है उससे ऐसा लगता है कि यूक्रेन लंबे समय तक वॉर में सस्टेन कर पाए, इसकी संभावनाएं अब धूमिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये और बात है कि यूरोप ने अपने 30,000 पीस कीपर फोर्स के जरिए यूक्रेन वॉर को और आगे बढ़ाने और रूस के सामने डटे रहने का भरोसा दिया है, लेकिन ट्रंप की जो इकोनॉमिक प्रायोरिटी है वो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी से कहीं ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है और ट्रंप के नीतियों में जो आया बदलाव है वो दरअसल एक नए ग्लोबल शिफ्ट, नए ग्लोबल ऑर्डर को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहली बार होगा कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति एक दशक के बाद मॉस्को की यात्रा पर जाए। जिस तरह से ट्रंप ने मॉस्को की यात्रा को सुनिश्चित करने का इरादा बनाया है उससे भी दरअसल ट्रंप और पुतिन की बढ़ती हुई दोस्ती, अमेरिका रूस की आती हुई करीबियत और यूक्रेन पर भारी पड़ता हुआ एक गठजोड़ हमें दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर हम देखें बदलते घटनाक्रम पे तो आपको ये दिखाई देगा कि यूएन के पटल पर जब 3 साल यूक्रेन युद्ध के पूरे हुए तो जो प्रस्ताव यूक्रेन लेकर आया और इस प्रस्ताव को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने गिराने की कोशिश की। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने यूक्रेन से जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर यूक्रेन के खिलाफ जाकर वोटिंग किया और वो वोटिंग पुतिन के पक्ष में साफ तौर पर ट्रंप के द्वारा किया गया। अगर हम समूचे यूएन के इस वोटिंग पर और इसके पैटर्न पर नजर दौड़ाएं तो हमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने दिखाई देते हैं। खासतौर पे प्रस्ताव डीएस्केलेशन को लेकर था, खासतौर पे प्रस्ताव जिस तरह से रूस ने यूक्रेन वॉर को इनिशिएट किया उसके खिलाफ था, पीस कीपिंग को लेकर था। लेकिन इस रिजोल्यूशन को भले ही यूरोपियन यूनियन, G7 और अन्य देशों ने पास करा लिया हो, लेकिन जरा इसके वोटिंग के नतीजों पर आप गौर करें तो आपको चौंकाने वाले नतीजे दिखाई देंगे। सबसे चौंकाने वाला ये था कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ जाकर रूस के पक्ष में वोट देता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो भले ही 93 देशों ने दरअसल इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन अमेरिका का पलटना साफ तौर पे दिखा रहा है कि किस तरह से रूस और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियां, पुतिन और ट्रंप की बढ़ती नज़दीकियां जेलेंस्की पर, यूक्रेन पर भारी पड़ने वाली हैं। 18 ऐसे देश रहे जो कि प्रस्ताव के अगेंस्ट में गए, जिसमें अमेरिका के साथ साथ आप देखें तो इजराइल और हंगरी जैसे देश शामिल थे। वहीं लगभग 65 देश इसमें एब्सटेन रहे, जिसमें भारत सहित चीन और ख़ास तौर पे आप देखिए तो ब्राज़ील जैसे देश हमें दिखाई देते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने जो वोट किया वो दरअसल यूक्रेन के पक्ष में किया, ये भी नोटिस करने वाली बात है। लेकिन इस वक्त के हालात में हो क्या रहा है? दरअसल जो मिनरल्स हैं यूक्रेन में, उन मिनरल्स को लेकर अमेरिका का ये प्रस्ताव है कि उस पर जो व्यापारिक और व्यावसायिक हक है, हिस्सेदारी है, वो अमेरिकी कंपनियों को यूक्रेन दे। यूक्रेन इससे सीधे तौर पर इनकार कर रहा है क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि ये दरअसल ट्रंप की एक्सटॉर्निस्ट पॉलिसी होगी। ट्रंप इस वक्त अपने नेतृत्व में अमेरिका के हाथों यूक्रेन का और यूक्रेन के खनिज संसाधन का दोहन शोषण करना चाहते हैं और अगर ऐसी इजाज़त जेलेंस्की की सरकार ने ट्रंप को दी तो ये होम ग्राउंड पर जेलेंस्की की सरकार पर भारी पड़ेगी, आम लोग विद्रोह में उतर आएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि इन 3 सालों के दौरान तकरीबन $500 बिलियन अमेरिकी खजाने से यूक्रेन के ऊपर खर्च किए गए और ऐसे में जो भी खनिज संपदा यूक्रेन की है वो अगर अमेरिकी कंपनियां निकालती हैं तो 50-50% का जो एक तरह से हम देखें कि शेयर ऑफ बेनिफिट है वो दोनों देशों का होगा। लेकिन ऐसे में यूक्रेन अब तक इसको मानने को तैयार नहीं। इस प्रस्ताव को संशोधित करने की भी कोशिश जेडी वेंस ने की और हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने तकरीबन 3 प्रस्तावों को एक साथ भेजा जब ट्रंप के इस प्रस्ताव को जेलेंस्की ने नहीं माना। बावजूद इसके हम देखें तो इस वक्त कीव की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस वाशिंगटन को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इस तरह से यूक्रेन और ख़ास तौर में हम देखें कि अमेरिका के बीच दो फांक की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसका परिणाम यूएन के पटल पर हम देख चुके हैं, जहां अमेरिका ने खुलकर यूक्रेन के प्रस्ताव के खिलाफ में और रूस के पक्ष में वोटिंग देकर दुनिया को चौंका दिया है।
मैक्रोन की यात्रा और खासतौर पर मैक्रोन और ट्रंप के बीच हुए मुलाकात को भी गौर किया जाना चाहिए, जिसमें दोनों के बीच स्पेट टू स्पेट की स्थिति दिखाई दी, जिसमें मैक्रोन ने ट्रंप के लाइन को काटने की कोशिश की और ट्रंप ने मैक्रोन की, जो कि यूरोप और खासतौर पर अमेरिका के बीच भी एक लकीर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप जहां एक तरफ चाहता है कि यूक्रेन को वो मदद पहुंचाता रहे, वहीं अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि अमेरिका की प्रायोरिटी बदल गई है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अब दरअसल अपने वित्तीय हित को देख रहा है, अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देख रहा है, अपने वित्तीय हित के आगे वो अपने स्ट्रेटेजिक हित को दरकिनार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पुतिन और ट्रंप मॉस्को में मिलते हैं तो जरा सोचिए क्या होगा। ये एक ऐसा गठजोड़ दुनिया के सामने प्रदर्शित होगा जो दरअसल पूरी तरह से यूएन, नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन के जो अब तक के थॉट प्रोसेस रहे हैं, जो अब तक नेटो का स्टैंड रहा है, उसको भी धक्का दे देगा। क्योंकि अगर हम देखें तो इंटरनेशनल क्राइम के कोट अनकोट नज़रिए से दरअसल पुतिन इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं और उनको कहीं भी दुनिया के देश में गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तरह से हेग का ऑर्डर है। लेकिन ट्रंप ही जब पुतिन से हाथ मिला लें तो फिर क्या होगा, जरा इसकी परिकल्पना कीजिए, जो कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका पहला पासा ट्रंप ने यूएन के ही मंच पर फेंक कर, रूस को समर्थन देकर, यूक्रेन को साइड में कर यूरोपियन यूनियन की भी उसकी औकात दिखाकर प्रदर्शित कर दिया है। अब बदलते इस घटनाक्रम पर भारत की स्थिति पर नजर डालिए तो भारत अब भी तटस्थ बना हुआ है, यानी न रूस के पक्ष में वोट करना है, न यूक्रेन के पक्ष में वोट करना है। भारत की तटस्थता अपनी जगह है, चीन की तटस्थता अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा मोहरा चलकर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में होना क्या है। ये लगभग अब तय दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन वॉर थमेगा, लेकिन उस रिच मिनरल्स का इस्तेमाल कौन करेगा? क्योंकि ये इलाके खासतौर पे देखिए, चाहे पोर्ट हो, चाहे शिपिंग हो, चाहे एसेंशियल मिनरल्स हो, ये सारे जो आपको खदान दिखाई देते हैं अगर यूक्रेन के मैप पर, तो डॉनबास की तरफ दिखाई देते हैं। वो इलाका जो रूस खुद क्लेम कर रहा है, वो इलाका जिसके अधिकांश हिस्सों पर रूस का कब्जा है। और ऐसे में अगर ट्रंप और पुतिन एक साथ बैठते हैं तो संभव है कि जिस तरह से मॉस्को ने प्रस्ताव भेजा है कि इन इलाकों में अमेरिकी कंपनियां आकर काम कर सकती हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल ऑफ रसिया। रूस ने एक और प्रस्ताव हम देखें तो वाशिंगटन को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी कंपनियों को रूस की ज़मीन पर भी आमंत्रित किया जाता है, जो अपने खनिज लवण और ख़ास तौर पे जो रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं रूस के, उनका एक तरह से हम कहें कि बिजनेस कर सकती हैं। और सबसे बड़े एल्युमिनियम सप्लायर के तौर पे हम रूस को अमेरिका के लिए देखते रहे हैं, उसका दरवाज़ा भी फिर से खोलने का प्रस्ताव पुतिन ने अमेरिका के सामने रखा है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एक तरफ जहां यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, आर्थिक प्रतिबंध उन्होंने लगाया, रूस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को उन्होंने क्रम्बल करने की कोशिश की, रूस के आर्थिक व्यवस्था को चौपट करने की कोशिश की। उसके बावजूद पुतिन ने रूस की आर्थिक व्यवस्था को न सिर्फ संभाला बल्कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और अब अमेरिका के पलटने से ये सारा जो एक तरह से समीकरण है वो फिर से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नए ग्लोबल ऑर्डर को क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अब अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, अमेरिका और रूस एक दूसरे के एनिमी नहीं हैं, बल्कि ट्रंप के नेतृत्व में देखें तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ा संकट अब जेलेंस्की के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है, यूक्रेन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसके गंभीर परिणाम यूरोपीय देशों को भी भुगतना होगा। फिलहाल इस डेवलपमेंट में हमारी नज़र बनी हुई है। अभी तक इतनी जानकारी, यही विश्लेषण, आगे हम और इससे जुड़े पहलुओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।